हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैगज़ीन। इसका नाम है साइंस रिपोर्टर। नवंबर 2020 का ये संस्करण मेरे पास है। संस्करण सिर्फ इंग्लिश में प्रकाशित होता है, लेकिन हम इसका डिस्कशन करेंगे हिंदी में। 30 रुपये की मैगज़ीन मिलती है, अगर आप चाहें तो बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे एक ही लिंक है, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। CSIR द्वारा पब्लिश होता है और पिछले एक महीने में जो भी साइंस के क्षेत्र में करंट अफेयर्स हुए हैं उनको ये यहाँ पर कवर करता है। थंबनेल के अंदर आपने देखा होगा कि कितने सारे करंट अफेयर्स यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे करंट अफेयर्स इसके अंदर हैं। तो मैगज़ीन को हम थोरली डिस्कस करेंगे, और उससे पहले बस चैनल को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं कि देखिए, जो मेन थीम था वो था फील्ड इन्वेंशंस, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स इसके अंदर यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, तो ये आपका आ गया यहाँ पर कंटेंट, और ये कुछ प्रीफेस वगैरह। या पहला आर्टिकल यहाँ पर एक बहुत छोटा सा आर्टिकल, सिर्फ 2 मिनट देंगे यहाँ पर, फालतू नहीं टाइम लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ UPSC ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हार्डली PCS चीज़ें भी यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। पहला आर्टिकल ये था कि फ्रेंडली फ्लोटीज रबर डक्स रिवीलिंग ओशियन सीक्रेट। तो देखिए, ओशियन के जो सरफेस है वहाँ पर कुछ करंट्स जो हैं वो चलती हैं, ये आपको पता है। जैसे हम बोल्ट करंट है, जो कि कोल्ड करंट है, साथ ही गल्फ स्ट्रीम है। इन सब करंट्स के बारे में अपनी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। इन करंट्स की खोज चल रही थी 90s में। ओशियन सरफेस करंट मॉडल यहाँ पर डेवलप किया जाना था। तो एक शिप था एवर लोरियल, ठीक है। इस शिप पर कुछ जो है हम टॉयज़ यहाँ पर वो कर रहे थे, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, ठीक है। तो कुछ टॉयज़ जो यहाँ पर 30,000 प्लास्टिक टॉयज़ यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहे थे। और जब एक्सपोर्ट हो रहे थे तो इस शिप में कुछ हादसा हुआ और ये सारे टॉयज़ पानी में बिखर गए। यहाँ पर आप ये इमेज भी देख सकते हैं, इस तरह से ये इमेज यहाँ पर है। तो इस तरह के टॉयज़ आप अपने बाथरूम वगैरह में भी देखते होंगे। ये टॉयज़ पानी में डूबते नहीं हैं, ये सरफेस पर ही तैरते रहते हैं। और तैरते तैरते ये जिस दिशा में भी गए, वहाँ से हमें पता लगा कि ओशियन के सरफेस पर कौन सी करंट यहाँ पर बह रही है। जैसे मान लीजिए ये है आपका नॉर्थ, ओके मैं एक और तरीके से समझता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका यूरोप। मान लीजिए कि शिप यहाँ पर जो है आपका वो क्रैश हुआ, ठीक। तो ये जो टॉयज़ थे वो यहाँ से बह करके यहाँ इस हमें तट पर मिले, ठीक है। यहाँ पर मिले हमें, तो हम यहाँ से समझ जाएंगे कि इस दिशा में कुछ तो गया था जिसकी वजह से ये सारे टॉयज़ इस दिशा में गए। क्यों इस दिशा में नहीं गए? तो इस दिशा में इसलिए गए क्योंकि ओशन पर सरफेस जो करंट्स हैं वो इसी दिशा में जा रही थी, और इस वाली करंट का नाम हमने दिया गल्फ स्ट्रीम करंट, जो कि है एक वार्म करंट। तो इतनी सी बात आपको यहाँ पर समझनी है, ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। ओके, तो इससे हमें पता चला कि जो फ्लोटिंग पैटर्न्स है उन टॉयज़ का, उससे हमें सरफेस करंट मॉडल का पता लगा। इसके ज़्यादा आपको इस आर्टिकल में कुछ नहीं देखना। दूसरा आर्टिकल यहाँ पर एक बहुत छोटा आर्टिकल सी आइस इज़ मेल्टिंग फास्टर देन एवर। अच्छा, इस आर्टिकल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का जिक्र था, उसको भी देखेंगे। पहले देखते हैं हुआ क्या है। इंडिया और गोवा। इंडिया के अंदर गोवा में एक रिसर्च सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियन रिसर्च। इन्होंने स्टडी करके पता लगाया कि आर्कटिक सी कौन सा होता है। देखिए, ये है आपकी पृथ्वी, और लगभग आप माने तो 80 से 90 से, ओके, तो 66 एंड हाफ नॉर्थ एंड साउथ से ऊपर का एरिया लगभग आर्कटिक ओशियन यहाँ पर आपका आ जाता है, जहाँ पर टोटल आइस रहती है आपकी। तो वो सी आइस जो है वो बहुत तेज़ी से पिघल रही है। जबकि नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में ये है आपका भूमध्य रेखा, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में जब सूरज होता है तो ये सी आइस बहुत तेज़ी से पिघलती है। ये बात यहाँ पर इन्होंने डिस्कस की। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी बढ़ रहा है, तो जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल भी रहे हैं। लेकिन जो आर्कटिक सी आइस है वो बहुत तेज़ी से पिघल रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज के कारण, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जो कॉन्टिनेंट है उसका टेम्परेचर ओशियन से ज़्यादा होता है, पर यहाँ पर उल्टा है, ओशियन का टेम्परेचर ज़्यादा है और लैंड का टेम्परेचर कम है, ठीक है। ये सी आइस को जो पिघलना है उसको बढ़ावा देता है। द डिक्लाइन इन सी आइस कैन लीड टू द एक्सीलरेटेड ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। द फास्टर लॉस ऑफ सी आइस for the whole Arctic Ocean during September demonstrate that there are substantial variation in सरफेस एयर टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जिसकी वजह से आइस पिघल रही है, और
जो आपका समुद्र तल है वो ऊपर उठ रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ वगैरह देखने को मिलती है। अच्छा, यहाँ पर जो ये टर्म मैंने नोट करवाई आपको वो ये थी आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। इसका अगर मैं मतलब जानूँ तो वो ये होता है, द आर्कटिक इज़ वार्मिंग ट्वाइस एज फास्ट एज देन द रेस्ट ऑफ द ग्लोब। तो जितना भी ग्लोब है उस पर जितनी भी आइस है वो जिस हिसाब से पिघल रही है उससे दुगने तरीके से यहाँ पर आर्कटिक की आइस पिघल रही है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। आर्कटिक सी आइस लॉस इज एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स सच एज राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। तो ये तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ऊपर होगा सारी बर्फ़ पिघल जाएगी, कुछ नहीं बचेगा पृथ्वी के ऊपर। तो आईपीसीसी की जो असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं उन सब के द्वारा ये सब चीज़ें यहाँ पर पता लगती हैं। और इस टर्म की जो मीनिंग है वो आपको पता होनी चाहिए, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। आर्कटिक इज़ वार्मिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द रेस्ट ऑफ द ग्लोब। ऑलराइट। अच्छा, एक थर्ड आर्टिकल और बहुत छोटा आर्टिकल ये है कि IUCAA ये है आपका द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बुल्ड किया है ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक। क्या याद रखना है कि ये होती क्या है ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक। देखिए, आपके घर में क्लॉक्स होंगी, अब वो ऐसा तो है नहीं, अगर आपके घर में 2 क्लॉक्स हैं तो उनके बीच में भी कुछ सेकंड्स का गैप यहाँ पर रहता ही रहता है, कुछ में तो मिनट्स तक का गैप होता है। आप उनको एक साथ एडजस्ट करके भी लगाएंगे तब भी उनमें गैप अपने आप बन जाएगा। वो साधारण क्लॉक्स होती हैं। अगर हम ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक की बात करें तो इनमें 1 सेकंड का भी फ़र्क नहीं रहता। जब से पृथ्वी बनी है तब से लेकर के एक्यूरेट समय दिखाएंगी कि कितने बिलियन ईयर्स, कितना समय, कितना टाइम, घंटे, मिनट, सेकंड, एकदम नैनो सेकंड कितना हो रहा है एग्जैक्ट। द क्लॉक विल नॉट मिस अ सेकंड ओवर द एज ऑफ द यूनिवर्स। तो 13.8 बिलियन ईयर्स प्लस इतने घंटे, इतने सेकंड, इतने बिल्कुल एकदम एक्यूरेट समय दिखाएंगे, 1 सेकंड भी मिस नहीं होगा। इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मोस्ट प्रिसाइज क्लॉक हम इनको इन द वर्ल्ड कहते हैं। अच्छा, पहले इसके बारे में ये देखिए, इसमें यूज़ किया जाएगा इटरबियम आयन कैपिटल क्लॉक विच इज़ इनकॉर्पोरेट एन अल्ट्रा स्टेबल ऑप्टिकल रेजोनेटर दैट एक्ट एज अ फ्लाई व्हील ऑसिलेटर। ये सब आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, और हैं भी तो भी आपको ये चीज़ें इतनी आसानी से समझ में नहीं आने वाली, ना ही आपको ये समझनी है। ठीक है, आपको क्या समझना है, टाइम एंड फ्रिक्वेंसी मेथोडोलॉजी फॉर एक्यूरेट टाइम कीपिंग। तो एक्यूरेट टाइम कीपिंग यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है। एटॉमिक क्लॉक की सबसे खास बात यही है कि उसकी जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज़्यादा हाई है। दिस विल नॉट ओनली ओपन अ न्यू डायमेंशन इन फंडामेंटल रिसर्च। जब आपको इतनी सारी चीज़ें पता लग जाएंगी तो नई रिसर्च करने में यहाँ पर आसानी होगी। क्वांटम फिनोमिना जैसे कि क्वांटम मेट्रोलॉजी, क्वांटम इंफॉर्मेशन, क्वांटम सिमुलेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम इमेजिंग, क्वांटम सेंसर, इन सब के लिए यहाँ पर आसानी हो जाएगी क्योंकि क्वांटम के बेस पर ही ये चीज़ें आधारित होती है। अब इसमें एक टर्म यहाँ पर यूज़ हुई, क्वांटम अनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेस्ट प्रोग्राम। क्वेस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इंडिया की किसी डिपार्टमेंट ने ये लॉन्च किया है। ओके। अच्छा, क्वेस्ट प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर कुछ खास दिया नहीं गया है, लेकिन ये जरा जानना ज़रूरी है तो इसलिए हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक, 80 करोड़ रुपए हम 2018, 2019 और 2020 में खर्च करने वाले हैं। कितने? 80 करोड़ रुपए हम यहाँ पर खर्च करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे इससे? तो जैसा कि यहाँ पर पता लगा, हम इससे करेंगे रिसर्च। रिसर्च को बूस्ट करेंगे, एक्सीलरेट करेंगे रिसर्च को। प्लान क्या है हमारा? प्लान ये है कि अगले साल यानी 2030 तक, गौर फरमाइए, अगले साल नहीं कह सकते, अगले डिकेड यानी 2021 से 2030 तक हमें यहाँ पर इंडिया के अंदर एक चाहिए सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर हमें यहाँ पर एक चाहिए। अभी तक इंडिया में सुपर कंप्यूटर तो हैं, क्वांटम कंप्यूटर इंडिया के अंदर नहीं है। हमें अगले 10 सालों में एक क्वांटम कंप्यूटर बनाना है, उसके ऊपर रिसर्च करनी है। 80 करोड़ रुपए 3 साल में रिसर्च के ऊपर खर्च होंगे। क्वेस्ट प्रोग्राम 2018 में उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने शुरू किया था। बात समझ में आई? इसको नोट कीजिए कहीं, ठीक है। इसके अंदर आपको इतना ही पढ़ना है, ये सब आपको नहीं पढ़ना, ये बेसिक साइंस में नहीं आता। ओके, आगे क्या है? वायरस से कैसे प्रिवेंट करें? तो हाथों को साफ रखें, सैनिटाइजिंग मास्क का प्रयोग करें। अभी भी कोरोना वायरस गया नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी कवर स्टोरी थी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है फेल्ड इन्वेंशंस। अच्छा जी, देखिए, दुनिया के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर होते हैं उनमें से 60 से 80% एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं। अब फेल होने का मतलब ये नहीं है कि उनसे कुछ हमने सीखा ही नहीं। फेलियर प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। आप फेल हुए तो आप पता करोगे ना क्यों फेल हुए, और उससे अच्छी चीज़ आप अदा करोगे, ठीक है।
तो यहाँ पर इस तरह की थोड़ी थोड़ी सी बातें लिखी हुई, जैसे अगर हम बात करें जीएम मोटर्स की, जीएम मोटर्स एक कंपनी थी, इन्होंने पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कार निकाली थी 1996-1999 में। उस समय इलेक्ट्रिक कार की अहमियत किसी को नहीं पता थी, इसीलिए इनकी एक भी कार नहीं बिकी और इनका प्रोडक्ट हो गया फेल। बट अभी अभी टेस्ला ने 2016 में 76,000 इलेक्ट्रिक कार बेच दी, और जबकि इनका आविष्कार 1996 में हो चुका था, तब इनकी अहमियत नहीं थी, अब इन्होंने टेस्ला ने बेच दी। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, समटाइम्स इट इज़ नॉट ऑलवेज इनोवेशन। तो कभी कभी ये सिर्फ इनोवेशन के बारे में नहीं होता, बट ये भी होता है कि आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में किस समय उजागर कर रहे हैं। उस समय ग्रीन हाउस गैस का कोई इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था कि भाई हमें पृथ्वी को बचाना है, नहीं करना है, इलेक्ट्रिक कार पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर आज यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है हवा में, तो इलेक्ट्रिक कार की ज़रूरत है जिससे पोल्यूशन कम किया जा सके। ठीक है जी। तो कभी कभी ये इनोवेशन के लिए बात नहीं होती, टाइम की बात होती है कि प्रोडक्ट मार्केट में कब उतरा। ये कुछ और एग्जाम्पल हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक्सीडेंटल इनोवेशंस दिए गए हैं। एक्सीडेंटल का मतलब है कि करना कुछ और चाह रहे थे, हो कुछ और गया। जैसे अगर मैं बात करूं पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन आपको पता है कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है। ठीक है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार 1928 में किया था। कर कुछ और रहे थे, हमें जानने की जरूरत नहीं है, पर इन्होंने इसका आविष्कार कर लिया। मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपसे ये पीसीएस में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं, यूपीएससी में अभी तक इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले। एक ऐसा ही आविष्कार था माइक्रोवेव। ये माइक्रोवेव रेडिएशन पर काम कर रहे थे, इन्हें लगा कि सिर्फ रेडिएशन निकलेगा, पर वो हीटिंग भी कर रहा था। ठीक है, इनका नाम था मिस्टर स्पेंसर, इन्होंने माइक्रोवेव की खोज की, ये आपको याद रखना है। अच्छा, साथ में आपने एक्सरे का नाम भी सुना होगा। ठीक है, एक्सरे आप करवाने भी जाते हो और वो आपके शरीर के पार भी हो जाती हैं। तो मिस्टर कॉनराड रोंटगेन ने इनकी खोज की थी। ठीक है, सिर्फ आपको खोजकर्ता का नाम याद रखना है। पेसमेकर, ये आर्टिफिशियल जो है हार्ट बीट को जैसे आपकी हार्ट बीट रुक जाती है तो पेसमेकर लगा करके आप इसको बचा सकते हैं। सेव लाइफ सेविंग डिस्कवरी, विल्सन ग्रेट बैच ने इसकी खोज की थी। ही फाउंड द इलेक्ट्रिक हार्ट बीट्स वेरी सिमिलर टू द ह्यूमन हार्ट बीट। तो जैसे ओरिजिनली ह्यूमन हार्ट जो है वो धड़कता है, उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल हार्ट बीट की खोज इन्होंने यहाँ पर की थी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी आपको याद रखनी है। टेफ्लॉन की खोज की थी मिस्टर पुलंकीट ने। टेफ्लॉन क्या होता है? नॉन स्टिक बर्तन बनाने के काम आता है। आपके घर में बर्तन हो, अगर उनके नीचे आप टेफ्लॉन लगा दें तो फिर उनमें खाना चिपकता नहीं है। बेसिकली नॉन स्टिक कोटिंग के लिए यहाँ पर टेफ्लॉन यूज़ होता है। एक प्रोडक्ट आता है सैकरीन। सैकरीन की खोज की थी फेलबर्ग ने। ये क्या है? स्वीटनर है। कुछ लोगों को मधुमेह हो जाता है तो फिर वो चीनी नहीं खा सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है। अच्छा, ये सैकरीन जो है एकदम स्वाद चीनी जैसा देती है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा शुगरी नहीं होती, उतनी ज़्यादा मिठास इसमें नहीं होती, इसलिए इसको कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। इन 2-3 पॉइंट्स को आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑलराइट, ये कोई नहीं पूछेगा, ना यूपीएससी पूछे ना पीसीएस पूछे, छोटे एग्जाम भी इन चीज़ों को नहीं पूछते हैं कि कौन सा कंप्यूटर लॉन्च हुआ है। ना ही डिस्क के बारे में पूछेंगे, ना ही इस व्हीकल के बारे में पूछेंगे। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है रीपर्पस्ड इन्वेंशन। रीपर्पस्ड इन्वेंशन का मतलब ये है कि उन्हें बनाया किसी और पर्पज़ के लिए था, बन किसी और पर्पज़ के लिए गई। एक दो एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे कोको कोला है, कोको कोला को बनाया जाना था कि मेडिसिन टॉनिक, जैसे पीने के लिए जैसे टॉनिक आते हैं उनके लिए बनाया जाना था, बट बन ये कुछ और गई और आज इसकी बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये यहाँ पर मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ कि रीपर्पज़ इन्वेंशन का मतलब ये है कि आप कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया। इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल जैसे लिस्टरीन है, जर्म क्लीनिंग लिक्विड के रूप में आ गया, बनाया किसी और चीज़ के लिए जा रहा था। स्लिंकी आ गया, यहाँ पर बबल ब्रैप आ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, इस इमेज को देखिए ज़रा, यह है इलेक्ट्रिक पेन। ठीक है, तो इस तरह की पेन इलेक्ट्रिक पेन है। अच्छा, इसके बारे में 2 पॉइंट यहाँ पर आपको जानने ज़रूरी हैं। द आइडिया ऑफ द इनोवेशन ऑफ वन प्रोडक्ट टेक सम टाइम गिव बर्थ टू द अनदर डिफरेंट प्रोडक्ट। कभी कभी आप एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और आपको पता चलता है नहीं, इससे तो दूसरा काम भी हो सकता है, यानी दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो ऐसा ही एक प्रोडक्ट थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया, जिन्होंने बल्ब की खोज भी की। हु वाज इन्वेंटेड एन इलेक्ट्रिक पेन। इन्होंने इलेक्ट्रिक पेन बनाई। द पेन व्हेन प्लग्ड इनटू अ बैटरी मेड होल्स इन द पेपर एज वन रोट। तो कुछ लेज़र तरह की पेन होती है ना, तो लेज़र पेन आने लगी हैं, उसी तरह की पेन थी। जब आप पेपर पे लिखते हैं तो ये पेपर के अंदर छेद करती हुई चलती है और इस तरीके से अक्षरों को बनाती है। अच्छा, अब ये तो हो गई जो उन्होंने आविष्कार किया। उसके साथ ही
इन्होंने नहीं, ये जैसा कि यहाँ पर पहली लाइन लिखी हुई थी कि एक प्रोडक्ट बनाते हो तो वो दूसरे प्रोडक्ट को बर्थ देता है। तो यहाँ पर जो टैटू गन, जिससे टैटू बनते हैं बॉडी पर, वो गन भी यहाँ पर इसी बेस पर आधारित थी, इलेक्ट्रिक गन के बेस पर आधारित यहाँ पर टैटू गन यहाँ पर बनाई गई। तो सेम जो है यहाँ पर कंसेप्ट लगाया गया और दूसरा प्रोडक्ट भी यहाँ पर बना लिया गया। तो एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में मदद करता है। ये प्रोडक्ट आपके काम के नहीं है, ये सब चीज़ें आपको नहीं जाननी। अच्छा, जानना क्या है ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद पढ़ें। यहाँ पर कुछ अच्छी बातें लिखी हुई हैं। अच्छी बातें मतलब फेलियर्स आर नॉट पार्ट ऑफ द जर्नी एंड नॉट द डेस्टिनेशन। तो फेलियर जो हैं वो ऐसा नहीं है कि आपका गोल है वो आपसे पूरा नहीं हुआ तो आप फेल हो गए, नहीं। फेलियर जो है वो पार्ट है जर्नी का, आपका डेस्टिनेशन नहीं है। तो इस तरह की चार अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़िए, अच्छा रहेगा। ओके ओके, यहाँ पर बेसिकली हम बात करेंगे साइंस पार्क के बारे में। तो आइए फिर नीचे चलते हैं। देखिए, इंडिया के पहले साइंस पार्क के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, आपको ये सब नहीं पढ़ना। जो काम की चीज़ें हम सिर्फ वही पढ़ाते हैं। द ओपन एयर साइंस पार्क ऑफ द नेहरू साइंस म्यूजियम मुंबई। तो पहले तो आपको याद रखना है कि नेहरू साइंस सेंटर कहाँ है, मुंबई में। वाज ट्रेंड सेटर फॉर द साइंस म्यूजियम मूवमेंट इन इंडिया। तो साइंस म्यूजियम का जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो यहीं से ही स्टार्ट हुआ, which is now spread by the National Council of Science Museum. नेहरू साइंस सेंट्रल म्यूजियम was the थर्ड साइंस सेंटर। गौर फरमाइए, ये थर्ड साइंस सेंटर है इन द चैन ऑफ साइंस म्यूजियम। तो हमने साइंस म्यूजियम स्टार्ट करने शुरू किए थे 1959 में। हमने पहला बनाया बिरला साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम कोलकाता के अंदर 1959 में। दूसरा बनाया विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी म्यूजियम इन बेंगलोर 1965 में। इन दोनों के अंदर साइंस पार्क नहीं था। गौर फरमाएं, ये सिर्फ म्यूजियम थे, इनके अंदर साइंस पार्क नहीं था। पहला साइंस पार्क आया 22 दिसंबर 1979 को। प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया। और जो मैंने आपको नाम बताया ये वाला NCSM, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, नेहरू साइंस सेंटर म्यूजियम, नेहरू साइंस सेंट्रल म्यूज़ियम की हम बात कर रहे हैं। तो नेहरू साइंस सेंट्रल म्यूज़ियम, इसके अंदर पहला साइंस पार्क बना। तो तीसरा साइंस म्यूज़ियम और पहला ऐसा म्यूज़ियम जिसके अंदर पार्क था। ये सिर्फ पहला सच साइंस पार्क नहीं था इंडिया में, बट मोस्ट लाइकली इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंस पार्क। तो ये दुनिया का पहला साइंस पार्क भी हो सकता था। विच वॉज इंस्पायर्ड अदर साइंस सेंटर इन द US। फिर US ने इसको बनाना शुरू किया इस तरह के पार्कों को, और कंट्रीज़ ने भी इन तरह के पार्कों को बनाना शुरू किया। ओके और राइट, अब ये देखिए एक पॉइंट यहाँ पर ये देखिए कि जेम्स वाट ने बनाया था स्टीम इंजन, जो कि भाप के इंजन के नाम से फेमस हुआ। और इसका जो मेन वो फंक्शन था वो यही था कि स्टीम लोकोमोटिव ट्रांसपोर्टेशन अलाउ लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो बहुत लार्ज स्केल मूवमेंट रिसोर्सेज का जब ब्रिटिश का टाइम था उस समय इंडिया से सामान को बाहर ले जाने के लिए ये सब यूज़ होते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अर्लियर द इंडस्ट्री रिलाइड ऑन मैन एंड एनिमल पावर्ड वैगन एंड कार फॉर ट्रांसपोर्टेशन, बट फिर स्टीम इंजन आया तो फिर ये सब चीज़ें बदल गई। पहले मैन पावर का यूज़ होता था, अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टीम इंजन का यूज़ यहाँ पर होने लगा। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हैं। नेहरू साइंस सेंटर का उद्घाटन यहाँ पर ये कर रहे हैं। चिल्ड्रन साइंस पार्क, डेट देखिए 22 दिसंबर 1973, जब इंडिया का पहला साइंस पार्क बना नेहरू साइंस सेंटर के अंदर। इस तरह से आपको ये चीज़ें सिर्फ पढ़ते रहना है और कुछ यहाँ पर नहीं देखना। अच्छा, इस आर्टिकल को आपको नहीं देखना। अच्छा, ये आर्टिकल इसी का ही पार्ट है और इसके अंदर दिया गया है स्टीम लॉरी, जो कि स्टीम वैगन के नाम से भी जानी जाती थी, उसका रेस्टोरेशन करना है, हमको नहीं पढ़ना है। यानी कि जो पहले की बनी हुई स्टीम इंजन्स हैं उनको नया करना है। नया करके क्या करेंगे हमें नहीं पता, ना ही हमें जानना, ना ही UPSC इससे पूछेगी। और राइट, अब यहाँ पर आप ये देखिए, कॉम्बैटिंग एपिडेमिक पेंडेमिक्स मैथमेटिकली। मैथमेटिक्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स को कंट्रोल करने में। किस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, कितने इन्फेक्टेड हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उन सब को जानने में मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। UPSC आपसे नहीं पूछेगी, ठीक है, बट इसके अंदर एक टर्म बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट यहाँ पर थी, ये मैट्रिक्स स्कीम के बारे में हम यहाँ पर ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि ये पूछा जाएगा, ठीक है, ये पूछने के चांस ज़्यादा हैं हालांकि, ठीक है।
अभी लॉन्च की गई है। देखते हैं कि इस स्कीम के बारे में हमें क्या पता है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। मैट्रिक्स की पहले तो आप फुल फॉर्म जानिए। देखिए, एक बात तो आपको ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स स्कीम जो है ये आपकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो मैथमेटिकल रिसर्च इम्पैक्ट सेंट्रिक सपोर्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। मैथमेटिकल रिसर्च इम्पैक्ट सेंट्रिक सपोर्ट, नोट कीजिए, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा, इसके आगे एक टर्म लिखी हुई है बाई SERB TST। DST का मतलब आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, SERB का मतलब क्या है? तो SERB होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ये करेगा इस प्रोग्राम को फंड। ठीक है, फंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इसको फंड करेगा, मैथमेटिकल रिसर्च इम्पैक्ट सेंटर सपोर्ट स्कीम को। इसके अंदर होगा क्या? 11 प्रोजेक्ट्स हमने इसके अंदर लॉन्च किए हैं। उन 11 प्रोजेक्ट्स की फंडिंग होगी। किस चीज़ के लिए? गौर फरमाइए, वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। फॉर स्टडिंग मैथमेटिकल मॉडल्स एंड कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट ऑफ टैकल कोविड-19। तो कोविड-19 को टैकल करना है, उसके लिए मैथमेटिक्स का यूज़ करना है। मैथमेटिकल रिसर्च का यूज़ करके यहाँ पर हमें कोविड-19 को टैकल करना है, उसके ऊपर स्टडी करनी है, क्या इम्पैक्ट होंगे किस तरीके से। तो 4-5 पॉइंट हमने आपको मैट्रिक्स स्कीम के बारे में बताए, एज इट इज़ आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी होती हैं। आप यकीन मानिए, ये सब चीज़ें आपको वाकई नहीं पढ़नी होती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं देखना, ना ही आपके पास इतना समय है, ना ही आपको कोई पढ़ाएगा इन चीज़ों को, क्योंकि ये सब नहीं आता है। अब ये देखिए, इंडियन एल्डरली पॉपुलेशन, कोविड-19 आया तो हर एज के लोगों में कुछ ना कुछ कमियां यहाँ देखने को मिली। जैसे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एल्डरली पीपल्स के बारे में, ओल्ड एज के जो पीपल हैं उनके बारे में। तो एक दो पॉइंट यहाँ पर आप देखिए। इंडिया इज़ अ यंग सोसाइटी, जबकि इसके पास दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एल्डरली पॉपुलेशन भी है। इंडिया इज़ ए यंग सोसाइटी, यहाँ पर नौजवान काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एल्डरली पॉपुलेशन भी है। दुनिया में जितने भी बुज़ुर्ग हैं उसका 8.4% बुज़ुर्ग इंडिया के अंदर रहते हैं। ठीक। अच्छा, बुज़ुर्गों में कुछ बीमारियां देखने को मिली, जैसे सोशल एंजाइटी, ओसीडी या एगोराफोबिया। इस तरह की सिर्फ बुज़ुर्गों में नहीं, काफ़ी लोगों में ये बीमारियां देखने को मिली। द लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैव फोर्स्ड लोनलीनेस, अकेलापन, डिप्रेशन, एंजाइटी ऑन देम, एडवर्सली अफेक्टिंग देयर मेंटल हेल्थ एंड हाईलाइटिंग देयर फियर। तो बुज़ुर्गों को तो यही होता है कि भाई किसी से बात करने के लिए मिल जाए, क्योंकि वो लोग मोबाइल वगैरह भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उस सब से यहाँ पर इनको डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंजाइटी और उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली। अच्छा, अभी ये आर्टिकल यूपीएससी आपसे पूछेगा नहीं पूछेगा, पीसीएस पूछेगा नहीं पूछेगा, बट ठीक है, 1 मिनट में नहीं जाता कुछ भी, हमने आपको बता दिया यहाँ पर कि क्या पढ़ना था। ठीक है, ठीक है, ओके। अब कोविड-19 था, लॉकडाउन था, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है जी। अब वर्क फ्रॉम होम में क्या करोगे? आप बहुत ज़्यादा बैठोगे, ठीक है, उससे कैंसर रिस्क बढ़ता है। अच्छा, कोविड-19 में वर्क फ्रॉम होम में ही नहीं बैठोगे, आप ऑफिस जाओगे तो वहाँ पर भी बैठोगे ही। तो एक्सेसिव सिटिंग के ऊपर यहाँ पर 2-3 बोर्ड पॉइंट आपको बता देते हैं, हालांकि पूछेगा कोई नहीं। जो पूछने वाले पॉइंट है हम आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं। प्रोलॉन्ग्ड सीटिंग इज़ नोन टू ए कोज ऑफ नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक ओवरवेट। तो अगर आप बहुत देर तक बैठते हैं तो वो आपको ओवरवेट कर सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्ट डिजीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़ भी आपको यहाँ पर बहुत देर तक बैठे रहने से हो सकती है। अच्छा, कुछ स्टडीज़ यहाँ पर हुई हैं, उन्होंने ये शो किया गया है कि हेल्थ एंड एसोसिएटेड विद क्लस्टर ऑफ हेल्थ एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स इंक्लूड ओबेसिटी, तो आपको मोटापा हो सकता है, एंड ए ग्रुप ऑफ कंडीशन सच एज हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड ब्लड शुगर, एक्सेसिव बॉडी फैट अराउंड द वेस्ट, एज वेल एज एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ये सब बीमारियाँ आपको एक्सेसिव सीटिंग के थ्रू हो सकती है। एक वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीडेंट्री बिहेवियर क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन सिर्फ आपको याद रखनी है तो याद रखिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ डिफाइंड एज वेकिंग बिहेवियर इन विच ए पर्सन इज सीटिंग, रिक्लाइंड और जस्ट लाइंग डाउन एंड हैज़ एन एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ लेस देन और इक्वल टू 1.5 मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना ही आप इसको याद रख पाएंगे, ये सब नहीं पूछा जाता कहीं पर भी। अच्छा, इस आर्टिकल को भी आपको गौर से नहीं समझना है। आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है फोरेंसिक डीएनए प्रोफाइलिंग ड्यूरिंग द कोविड-19। अब कोविड-19 में देखिए डीएनए लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। विक्टिम्स का जो भी
यहाँ पर घायल हुए हैं या फिर जिनको दिक्कत हुई है। तो बेसिक इस आर्टिकल के अंदर कुछ ये नहीं बताया गया कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। इसके अंदर ये बताया गया है कि क्या क्या सावधानियाँ आपको कोविड-19 का डीएनए जो है उसको सेलेक्ट करते टाइम यहाँ पर रखनी है। मतलब आप अगर कोविड-19 से रिलेटेड डाटा यहाँ पर ले रहे हैं, डीएनए ले रहे हैं, तो आपको उसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। फोरेंसिक डीएनए के अंदर डीएनए एक्सट्रैक्ट करने में क्या सावधानियाँ रखनी है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, as per the current World Bank or WHO guidelines, corpses do not pose a major health risk to cause an outbreak. WHO ने पहले बताया कि जो शरीर होते हैं, जो मृत शरीर होते हैं, उनसे कोविड-19 नहीं फैला जा सकता। लेकिन एक अभी ऐसा इंसिडेंट हुआ भोपाल में कि एक पर्सन था, वो मर गया कार्डियक अरेस्ट के कारण। मतलब वो कोविड-19 से नहीं मरा, उसको दिल का दौरा पड़ा, इसीलिए वो मर गया। उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं थे कोविड-19 के, लेकिन सिंस द पर्सन वाज फ्रॉम द कंटेमिनेटेड जोन, द मैंडेटरी टेस्ट वाज कंडक्टेड आफ्टर 2 days ऑफ द डेथ के 2 दिन बाद जब हमने उसका टेस्ट किया तो वो कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। तो WHO की थ्योरी गलत हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो WHO ने कुछ खास योगदान यहाँ पर दिया नहीं कोविड-19 के दौरान, ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। अच्छा, ये आर्टिकल आपको इतना गौर से नहीं पढ़ना। अगर आपको डीएनए प्रोफाइलिंग वगैरह के बारे में जानना है तो पिछले महीने की विज्ञान प्रगति मैगजीन को आप गौर से देखिए, ठीक है। अच्छा, ये CSIR के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल निकला है कि CSIR ने कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत सारे काम किए हैं और वाकई ये लोग यहाँ पर करते भी हैं। तो अगर मैं पहले देखूँ तो इंडिया की फर्स्ट क्रिस्पर कोविड-19 टेस्ट डेवलप कर ली है CSI और टाटा सन ने मिल करके, इसको अप्रूवल भी मिल गया। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में आपने पिछले 2-3 सालों से पढ़ा होगा। क्या करते हैं हम लोग इसमें इसमें हम लोग एक डीएनए सैंपल लेते हैं और उस डीएनए सैंपल को एक सीजर की सहायता से यहाँ से काट देते हैं, उसके अंदर कोई और डीएनए ऐड करते हैं और उसको Cas9 प्रोटीन के थ्रू यहाँ पर जोड़ देते हैं। ओके, जोड़ने के बाद जो हिस्सा में जोड़ा है वो धीरे 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 पूरे डीएनए पर अपना कब्जा कर लेता है और पूरा जो म्यूटेशन है वो बदल जाता है। इसको कहते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, ठीक है। साथ में गौर फरमाइए, यहाँ पर देखिए क्रिस्पर Cas9 बेस्ड टेस्ट। तो Cas9 जो है ये एक प्रोटीन है, डेवलप किया CSIR IGIB ने कोलैबोरेशन विद टाटा सन्स। DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू इसको अप्रूवल में मिल गया है। इसको डब किया है इन्होंने फेड्यूलर टेस्ट। तो हमने जो इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया है वो नाम दिया है फेड्यूलर टेस्ट। फेड्यूलर टेस्ट जो है वो हाई क्वालिटी बेंचमार्क्स है। 96% इसकी सेंसिटिविटी है एंड 98% स्पेसिफाई फॉर डिटेक्टिंग द नोवेल कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस को जो डिटेक्ट करने की एक्यूरेसी है वो इसकी बहुत ज़्यादा है। पहले हम क्या करते थे, RT-PCR टेस्ट का यूज़ करते थे, उसकी क्षमता बहुत ही कम है, ठीक है। फिर ये फेल्यूडा जो टेस्ट है इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। CRISPR test is the world's first diagnostic test to display a specially adaptive Cas9 protein to successfully detect the virus causing COVID-19। मेक इन इंडिया है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो अब CRISPR पे क्वेश्चन आना तय है, चाहे वो मेंस में आए या प्री में, क्योंकि मेड इन इंडिया हमने पहली बार CRISPR टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। दूसरी बात, यहाँ पर एक हाई क्वालिटी मास्क बने, इनका नाम है सांस, और मास्क के बारे में इतना ज़्यादा याद नहीं रखना। फिर यहाँ पर एक सुरक्षा बॉक्स बनाया गया है। सुरक्षा बॉक्स को जो है इस तरह का बॉक्स है, इसके अंदर आप अपना मोबाइल, पर्स, वॉलेट, कुछ भी जो कंटेमिनेटेड हो वो इसके अंदर रख दीजिए और यहाँ से ये आपका एकदम शुद्ध होकर के निकलेगा। तो इसका नाम दिया गया है सुरक्षा बॉक्स। डिकंटेमिनेशन बॉक्स ये यहाँ पर है। हमने शू डिसइंफेक्टर बनाया, मतलब आप इसके ऊपर खड़े हो जाइए और आपके शूज़ जो हैं वो डिसइंफेक्टेड हो जाएंगे। हमने बनाई है अल्ट्रा वायलेट सी स्टेरिलाइजेशन यूनिट। अल्ट्रा वायलेट सी जो होता है वो जैसे आपके कोई भी सामान है उसके अंदर वायरस है, मान लो कोरोना वायरस है, तो वो उसकी सेल को पेनेट्रेट कर देगा, सेल वॉल को बस्ट कर देगा और उस वायरस को वहाँ पर ख़त्म कर देगा। तो ये काम होता है अल्ट्रा वायलेट सी रेडिएशन का और इसकी यूनिट हमने यहाँ पर तैयार की है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब ये आर्टिकल आपका काम का हो जाता है फीचर आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, गौर से फर्म देखते रहिए बस इसको, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर अगर मैं देखूँ क्रिस्पर की यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई थी, तो आप ऐसा करिए, इस क्रिस्पर की फुल फॉर्म को मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि क्या होती है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लिखी हुई भी नहीं है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट,
तो इस आर्टिकल की तरफ आते हैं। द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ नाइट्रेट्स एंड अमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आइए, लेबनान बैरूत 4 अगस्त 2020 का दिन, कैपिटल सिटी थी लेबनान की बैरूत, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ, अमोनियम नाइट्रेट से भरा हुआ एक आप कह सकते हैं स्टोरेज वहाँ पर फट गया और बहुत ह्यूज ऑरेंज फायरबॉल इनटू द स्काई दिखा। आपने उसकी वीडियो भी देखी होगी। तो यहाँ पर लेबनान के बैरूत जो शहर है वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका देखने को मिला। कुछ पीपल भी मरे, कुछ घायल हुए, कुछ लोग होमलेस हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। अच्छा, द एक्सप्लोजन हैज़ कोज्ड 2750 टन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के बारे में थोड़ा सा एक दो पॉइंट देखिए। केमिकल कंपाउंड है, एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र के रूप में मेनली यूज़ होता है। विच हैज़ बीन स्टोर द पोर्ट वेयर हाउस फॉर 6 सालों से ये वहाँ पर रखा हुआ था, अब फट गया। ठीक है, ऐसा ही एक जो स्टोरेज है वो चेन्नई में भी है। 740 टन अमोनियम नाइट्रेट चेन्नई के अंदर रखा हुआ है, जिससे लोगों में पैनिक आ गया कि अगर यहाँ फट गया तो क्या होगा। तो इस तरह की चीज़ें, ये तो बेसिक था, ये तो आपको पता ही था, ये जो कुछ हुआ ये सब आपको पता था। अच्छा, अमोनियम नाइट्रेट ग्रैंड फादर ऑफ एक्सप्लोजिव। तो जितने भी एक्सप्लोजिव बनते हैं उनमें बेसिकली नाइट्रेट या अमोनिया का यूज़ यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। अब ग्रैंड फादर इसको कहा जाता है क्योंकि सबसे बड़ा एक्सप्लोजिव है और इसका यूज़ इंडिया में पहले से होता चला आ रहा है। कुछ अच्छी टर्म्स यहाँ पर दी हुई हैं। फॉर सेंचुरीज इंडिया इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट और साल्ट पीटर। तो साल्ट पीटर का यहाँ पर जो केमिकल नेम है वो याद रखना है, पोटेशियम नाइट्रेट, और शोरा भी हम इसको कहते हैं। विद चारकोल एंड सल्फर अगर हम इसको मिला दें तो ये बन जाता है आपका गन पाउडर। गौर फरमाइए, मैं दोबारा बताऊंगा इस चीज़ को क्योंकि ये आपके यूपीएससी सिलेबस में आता है। ठीक है, पहले तो आप देखिए साल्ट पीटर क्या होता है। साल्ट पीटर होता है पोटेशियम नाइट्रेट, इसको हम शोरा भी कहते हैं। अगर मैं इसको मिला दूं चारकोल और सल्फ़र के साथ तो ये बन जाता है आपका गन पाउडर। इस गन पाउडर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, विच वी नाउ कॉल गन पाउडर। गन पाउडर एक्सप्लोजिव है, रिपीटेडली मेंशन इन कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में इसका मेंशन है, तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये। अग्नि योगाज हम इसको कहते हैं, गन पाउडर को अग्नि योगाज या फिर अग्नि सम योगाज यहाँ पर इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। अच्छा, सम हिस्टोरियंस आल्सो सजेस्ट द वैशाम पयान नीति प्रकाशिका कंपाइल्ड इन, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बेसिकली। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, याद क्या कर रखना है कि ये अग्नि सम योगास क्या होता है, ये गन पाउडर के लिए यूज वर्ड है जो कि अर्थशास्त्र में यहाँ पर यूज़ हुआ है। अच्छा, राणा हमीर देव, रणथंबोर के जो राजा थे राणा हमीर देव, उन्होंने गन पाउडर का यूज़ किया था अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी के खिलाफ। तो आप ये देखिए पहले तो कि गन पाउडर का यूज़ हम कब से लेकर के कर रहे हैं। ठीक है, गन पाउडर का यूज़ किया था अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ 1300 AD में, विच इंडिकेट दैट सम मंगोल डेजर्ट्स फ्रॉम द लेटर्स आर्मी हैव ब्रॉट दिस टेक्नोलॉजी। तो आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी मंगोल से रिलेटेड थे, तो वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी अपने साथ ये लेकर के गए कि ये आइटम हमें अच्छा लगा, इसको हम फैलाएंगे। फिर हमने विजयनगर में भी 1443 में इस तरह के केसेस देखे। देवराय द्वितीय के शासनकाल में जब उसने महानवमी फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 1443 में गन पाउडर का यूज़ किया, विच में हैव यूज्ड गन पाउडर। अच्छा, हमें कुछ एविडेंस मिले हैं कूटिया किंग्स के, असम के कूटिया किंग्स ने यूज़ की थी हैंड कैनन्स एज वेल एज कैनन्स अगेंस्ट द इन्वेडिंग अहोम्स। तो अहोम विद्रोह के बारे में आपने पढ़ा होगा 1524 AD में, इसके खिलाफ इन्होंने यहाँ पर गन पाउडर यूज़ किया था कैनन्स में। ठीक है जी, ये देखिए, वन ऑफ द गन्स विच द अहोम प्रोक्योर्ड आफ्टर डिफीटिंग द कोटियाज इन 1524 AD। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। आप जाइए अपनी बुक में अहोम विद्रोह के बारे में पढ़िए। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपको पता है कब हुई, 1926 में हुई। ये जो लड़ी गई वो बाबर और लोधी डायनेस्टी के बीच थी, ये भी आपको पता है। द बैटल इज़ नोन फॉर द यूज़ ऑफ गन पाउडर फायर आर्म्स। तो यहाँ पर भी गन पाउडर का यूज़ हुआ फील्ड आर्टिलरी में। इट इज़ जनरली बिलीव डेट बाबर गोट दिस नॉलेज फ्रॉम तुर्क। अब बाबर जो है वो टर्की राज्य से था और वहाँ से इन्होंने इस गन पाउडर का यूज़ सीखा। विच ऑल्सो लर्न द यूज़ ऑफ गन पाउडर फ्रॉम मंगोल्स हु इज़ टर्न हैड लर्न इट फ्रॉम चाइनीज़। तो बाबर को बेसिकली पता था कि गन पाउडर का यूज़ कैसे करते हैं, उनने तोपों का भी प्रयोग किया तो उसको गन पाउडर का यूज़ तो पता ही
होगा। कुछ और एग्जाम्पल भी दिए हैं पर ये बाहर के हैं, इंडिया के हमें नहीं देखने। अब बेसिकली आप देख भी सकते हैं कि नवाब सिराजुद्दीन दौला जब बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई थी तो गन पाउडर का यूज़ हुआ था। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ओके, ऑलराइट, ये देखिए फिर हैदर अली और उसका सन था टीपू सुल्तान, इन्होंने स्टार्ट किया मेकिंग वेरी एक्यूरेट एंड पावरफुल रॉकेट। तो रॉकेट का इस्तेमाल जो है किसने शुरू किया? हैदर अली और टीपू सुल्तान ने, और बहुत ही एक्यूरेट थे ये। द मेन कंट्रीब्यूशन वाज फिल द गन पाउडर इन आयरन पिल्स। तो जो कीले होती हैं ना लोहे की, उसके साथ गन पाउडर को मिक्स करके इन्होंने ये औजार बनाया और यूज भी किया इन्होंने सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो कि 1861 में हुई थी। हैदर अली के जो रॉकेट्स थे जो इन्होंने ये बनाए यूज़ करके, इन्होंने कर्नल विलियम वैली के एम्यूनेशन स्टोर को भी तबाह किया था। तो बेसिकली बहुत पावरफुल यहाँ पर इन्होंने आर्म्स एंड एम्यूनेशंस तैयार किए थे। ठीक, यहाँ पर पेंटिंग दी गई है मैसूर रॉकेट मैन ऑफ रॉबर्ट होम, देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बट फिर भी आप धीरे धीरे देखते हुए चलिए। अच्छा, साल्ट पीटर का हम देखते हैं थोड़ा सा। साल्ट पीटर के बारे में अभी हमने आपको बताया कि साल्ट पीटर क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट इसका केमिकल नेम होता है। तो ये साल्ट पीटर इंडिया के अंदर आता कहाँ से था? तो बिहार जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूस करता था गुड क्वालिटी साल्ट पीटर इन सच वास्ट क्वांटिटीज़, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कि वो युद्ध में भी यूज़ हो सकें। ठीक है, ये चीज़ें सब बुक से निकाली गई हैं, जैसे यहाँ पर एक बुक का नाम भी लिखा हुआ है। इन सब चीज़ों से हमें यहाँ पर ही पता चलता है। तो बिहार में ये बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में निकाला जाता है। चीफ ऑक्यूपेशन यही था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट पीटर तैयार करना है। नेचुरली ओकरिंग है पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, देयर इज़ कंसिक्वेंटली हाई proportion of domestic animals, thus the soil around the villages has an abundant supply of organic nitrogen। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन चाहिए, पोटेशियम चाहिए, तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है वो डोमेस्टिक एनिमल से मिल जाती थी। द climatic condition of temperature and humidity or also usually favor for the growth of so-called nitrifying bacteria which convert ammonia by successive stage into nitrous and nitric acid। तो ये सब आपने एनवायरनमेंट सेक्शन में पढ़ा होगा कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं। यहाँ पर हम आपको इसके बारे में नहीं बताएंगे। ठीक है, काओ एंड वुड डंग लार्जली यूज़ फॉर फ्यूल। तो फ्यूल के लिए आप काओ और वुड का डंग भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कुल मिलाकर के फॉर्म किया जाता था पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको हम कहते हैं साल्ट पीटर। इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ कंटिन्यूस सरफेस डेसिकेशन which follows a small monsoon fall, the compound so formed is surfaced by capillary action and appears then for। तो ये सब आपको याद नहीं रखना, ये सब आपको याद नहीं रखना। बेसिकली क्या याद रखना है, पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट पीटर के रूप में जाना जाता है और इसको शोरा भी कहते हैं। अच्छा जी, ये याद रखना है। हैबर प्रोसेस, हैबर बोच प्रोसेस, बेसिकली इसको हैबरी प्रोसेस कहते हैं। हैबर प्रोसेस यूज होती है अमोनिया बनाने के लिए। बाय द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो हैबर ने अपने साथियों के साथ मिलकर के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू किया अमोनिया का। अमोनिया को जो है इंडस्ट्री लेवल पर बनाना है, मैक्सिमम प्रोडक्शन इसका करना है। अब इसको कहते हैं हम हैबर प्रोसेस विच कैन इजीली कन्वर्टेड टू नाइट्रेट्स फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स एज वेल एज एक्सप्लोजिव। तो नाइट्रेट का ये दो यूज़ है, नाइट्रेट के दो यूज़ हैं, गौर फरमाइए। एक फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, दूसरा एक्सप्लोजिव्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो हैबर हैं उनको यहाँ पर नोबेल प्राइज़ भी मिला केमिस्ट्री का 1918 में। ठीक है जी, इतना आपको यहाँ से याद रखना था। ओके, दुनिया भर में 170 मिलियन टन अमोनिया 2019 में प्रोड्यूस की गई। अमोनिया इज़ यूज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र्स। तो अमोनिया का यूज़ हम फर्टिलाइज़र में भी करते हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट बनाना हो, अमोनियम फॉस्फेट बनाना हो, अमोनियम नाइट्रेट बनाना हो, यूरिया बनाना हो। साथ ही हम इसका यूज़ करते हैं एक्सप्लोजिव बनाने में, जैसे TNT नाइट्रोग्लाइसरीन यूज्ड एज वैसोडिलेटर ए सब्सटेंस दैट डिलेट्स ब्लड वेसल एंड PETN सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन साइनाइड, इन सबको बनाने में यहाँ पर इसका यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स जैसे नायलॉन, प्लास्टिक्स। ठीक है, तो ये हम आपको अमोनिया के यूज़ बता रहे हैं, पूछा जा सकता है। अमोनिया इज़ एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री। अमोनियम नाइट्रेट इज़ ऑल्सो यूज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट प्रोपेलेंट। तो रॉकेट प्रोपेलेंट में भी यहाँ पर ये यूज़ होता है। अच्छा, अब एक चीज़ समझिए साल्ट पीटर के बारे में। साल्ट पीटर के बारे में आपने ये पढ़ा कि ये पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इसका केमिकल नेम और फॉर्मूला है।
अच्छा, इसके 3 यूज़ आपको याद रखने हैं। 3 यूज़ ये हैं कि ये यूज़ होता है फर्टिलाइज़र में, ये यूज़ होता है रॉकेट प्रोपेलेंट्स में, रॉकेट प्रोपेलेंट मतलब जो रॉकेट को बूस्ट करने के काम आते हैं। तीसरा ये यूज़ होता है फायरवर्क्स में। ठीक है जी, ये तीनों आपको याद रखने हैं। और एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट था, अगर मैं इसके साथ मिला दूँ सल्फ़र और इसके साथ मिला दूँ यहाँ पर चारकोल, तो ये बन जाता है आपका गन पाउडर। ये बात आपको बेसिकली याद रखनी है। और एक टर्म जो हमने यहाँ पर आपको बताई, अग्निशम योगास क्या होता है, उस टर्म को आपको याद रखना है। बस इतना आपको याद रखना है। फिर साथ में ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया के बारे में भी एक दो पॉइंट देखिए कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है। बेसिकली हाइड्रोजन एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, हाइड्रोजन से पोल्यूशन बहुत कम होता है और हाइड्रोजन का यूज़ हम कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में जहाँ पर जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ होता है, तो उसको यूज़ करेंगे तो उसको कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, हाइड्रोजन को पहले कंप्रेस करके अमोनिया में कन्वर्ट करके, जब वो अमोनिया में कन्वर्ट हो गया तो अमोनिया भी वो ग्रीन हो गए। ग्रीन वर्ड यूज़ होने का मतलब है रिन्यूएबल सोर्स है, पोल्यूशन नहीं करेगा। ठीक है, ये लिक्विडिफाइड किया जा सकता है ग्रीन अमोनिया। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो अमोनिया है उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होती है और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है। ठीक है, दिस अमोनिया विल रिमेन ग्रीन एज नो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ से कोई कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका ग्रीन। ठीक है, अच्छा, ये इनकी डेथ हो गई, ये CSIR में वर्क करते थे, हमें इनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, ये आर्टिकल सही है। इस आर्टिकल में बताया गया है लियोपार्ड्स हिल्स के बारे में। ये हैं आपकी राजस्थान के जवाई जगह पर। अच्छा जी, ये देखिए, जो लेपर्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव एंड इल्यूजिव मेंबर हैं बिग कैट फैमिली। बिग कैट फैमिली मतलब जितने भी बड़े जो कैट जैसे दिखते हैं, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं जो लॉयन है, टाइगर है, शेर है, इस तरह की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, उनको बिग कैट फैमिली कह देते हैं। इनका नंबर भी है हमारे पास कुछ, और कुछ राइज भी देखने को मिली है। 6000 से 7000 1960 में ये हमें देखने को मिले थे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ने कहा है कि 1995 के अंदर हमारे पास 4373 लेपर्ड थे, और वाइल ऑन एन एवरेज लेपर्ड के लिए अप्रोक्सीमेटली इतने 100 पीपल एनुअली ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अच्छा, ये सब बातें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी। अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो ये है, देखिए, मैन ईटिंग लेपर्ड। लेपर्ड्स मैन ईटिंग होते हैं बट वेरी वेरी रेयर। बेसिकली ये रेयर होते हैं। द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड रैपिड फ्लोरिशिंग सेटलमेंट्स नियर वाइल्ड लाइफ टेरिटरी ऑफन लीड टू द मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। तो पॉइंट मेरा ये था कि ये जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स हैं ये किस लिए होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, रहने की जगह है नहीं, तो आप जो जानवरों के इलाके हैं, जो लेपर्ड्स वगैरह के इलाके हैं, आप वहाँ पर जा कर के बसते हो, फिर वो आपको खा जाते हैं, तो फिर आप लोग कहते हैं कि मैन ईटिंग लेपर्ड है, और फिर उनको लेपर्ड्स को मार दिया जाता है जबकि आप गए उनके एरिया में थे। ठीक है, ये सब लेड करता है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को। अब ये जो आर्टिकल है वो ये दिखाना चाह रहा है कि ये जो जवाई जगह है राजस्थान के अंदर, यहाँ पर लेपर्ड साथ में रहते हैं मैन के, यानी ह्यूमन और जो लेपर्ड है उनका यहाँ पर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता। ये इनको पूजते हैं, ये इनकी इज्जत करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। अगर लेपर्ड इनकी भेड़ बकरी खा भी जाए तो भी ये उनको कुछ नहीं करते, मारते नहीं हैं उनको। ठीक, ये देखिए, यूनिक केस ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। वर्ड पर ध्यान दीजिए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस यानी कोई लड़ाई नहीं होती, ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन द जवाई रीजन ऑफ पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ओके, अरावली माउंटेन से घिरा हुआ इलाका है, ब्यूटीफुल डैम्स यहाँ पर हैं, डेंस वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है, हाइनाज हैं, जंगल कैट और बहुत सारे तरीके के यहाँ पर जानवर मिलते हैं, बट उनके बीच में कभी कन्फ्लिक्ट नहीं होता ह्यूमंस और एनिमल्स का। द रीजन बेसिकली कंसिडर्ड एन extension of the nearby Kumbhalgarh National Park. Due to his hill connectivity, the uniqueness of the region is that leopard roam in these areas without any conflict with humans. तो leopards जो हैं वो ऐसे घूमते हैं जैसे एनिमल्स और ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच कोई कन्फ्लिक्ट यहाँ पर नहीं होता। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर अराउंड 40 to 60 लेपर्ड्स इन द रीजन। तो इस रीजन में आपको 60 तक लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे, बट कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी भी लेपर्ड ने ह्यूमन के ऊपर अटैक किया हो। हाँ, उनके जो भेड़ या बकरी है उनको ज़रूर ये यहाँ पर हर्ट कर देते हैं।
जवाई कोई प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, गौर फरमाइए, जवाई कोई प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। लेपर्स जो हैं वो विलेजर्स के साथ मिलजुल करके रहते हैं, रीज़न कोहैबिट रीज़न कहलाता है। ठीक है, ओपनली यहाँ पर फ्री करते हैं लेपर्ड्स। द हिल्स आर सराउंडेड बाई जवाई बांध, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। द लेपर्ड ऑफ जवाई नॉट ओनली लिव टुगेदर बट ऑल्सो इन हारमोनी विद ह्यूमन्स, तो ये ऐसा नहीं है सिर्फ साथ में रह रहे हैं, बल्कि हारमोनी भी यहाँ देखने को मिलती है। द लेपर्ड हिल्स ऑफ द जवाई हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ लेपर्ड इन इंडिया, तो ये पॉइंट यहाँ पर निकल आया आपका। ठीक है, पूछा जा सकता है, यूपीएससी 3 लाइनों का क्वेश्चन दे सकती है, उसमें से एक लाइन ये आ सकती है। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर मिलती है आपको लेपर्ड्स की, वो मिलती है आपको, पॉपुलेशन नहीं कह सकते, डेंसिटी यहाँ पर जवाई हिल्स के अंदर देखने को मिलती है। द जवाई लेपर्ड्स आर यूनिक एज कम्पेयर टू देयर कजिन्स इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया, वाइल लेपर्ड्स इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया आर नोन फॉर ड्वेल ऑन ट्रीज। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम जवाई हिल्स से अलग किसी और जगह के लेपर्ड्स को देखें तो वो पेड़ पर चढ़ करके अपने शिकार को देखते हैं, प्रे करते हैं और उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं अपने आप को बिगर राइवल से, जैसे टाइगर्स। इन दिस रीजन द लेपर्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर्स एंड डेंस फॉरेस्ट प्रीफर टू पर्च देमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द हिल रॉक्स टू चूज द प्लेस ऑफ हंट। तो ये यहाँ पर ऐसा नहीं करते, ये ट्रीज पर नहीं चढ़ते क्योंकि वहाँ पर प्रीडेटर भी कम है, टाइगर जैसे, और जैसे लेपर्ड है तो सिर्फ लेपर्ड ही है, डेंस फॉरेस्ट भी यहाँ पर कम है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। सोलिडिफाई लावा मतलब एक ज्वालामुखी फटा हो और उसके ऊपर ये इस चट्टान में ये आपको लेपर्ड यहाँ पर दिख रहा है। ये है जवाई डैम राजस्थान के अंदर, याद रखना है। ये लेपर्ड्स की कुछ इमेजेस यहाँ पर आप देख रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, अगर कोई लेपर्ड किसी विलेजर की भेड़ या बकरी को खा जाए, उसके एनिमल्स को खा जाए, डोमेस्टिक कैटल्स को हर्ट कर दे, तो वन धन योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसको फेयर अमाउंट मिलता है, तो फिर वो लेपर्ड को नहीं मारते। ठीक है, पॉइंट है, मिला कुछ। ठीक है, वन धन योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको डोमेस्टिक कैटल के लिए पूरा इजाफा यहाँ पर मिल जाता है, तो वो इनको नहीं मारते। साथ ही उनकी पूजा भी की जाती है अम्बे माता के रूप में। जवाई रोम अराउंड फ्रीली एंड हंस एज पर द लिंकिंग विदाउट द फियर ऑफ देयर हंटेड। तो इस तरह की ये डिपिक्शन दिखाया गया है यहाँ पर। द लेपर्ड हैव कनेक्टेड विद द लोकल डेटीज़, यानी ऐसा माना जाता है कि ये इन देवता का वाहन हो सकता है, इन देवता की रक्षा करता है, तो हम इसको नहीं ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर आराम से रहते हैं, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा कम है। विद द लेपर्ड बीइंग लिस्टेड अंडर द एंडेंजर्ड स्पीसीज, गौर फरमाइए एंडेंजर्ड है इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया हुआ है, प्रोजेक्ट लेपर्ड, in 2018 with the inauguration of leopard reserve in Jhalana forest. The project is being implemented in a phase wise manner। तो प्रोजेक्ट लेपर्ड शुरू किया गया है राजस्थान की सरकार द्वारा। ओके, इतनी चीज़ें आपको इस आर्टिकल के अंदर याद रखनी है। बेसिकली आपको यही याद रखना है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस सिर्फ एक ही जगह पर है इंडिया में लेपर्ड और ह्यूमंस के बीच में, वो है जवाई हिल्स इन राजस्थान। ठीक है, और यहाँ पर इनको डेटी से लिंक करके यहाँ पर इनको पूजा जाता है और हर्ट नहीं किया जाता। वन धन योजना के तहत इनको यहाँ पर अगर आपकी डोमेस्टिक कैटल को कुछ करते हैं तो आपको पूरा कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है जी, अब ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा आ जाता है। आर्टिकल क्या कह रहा है, आर्टिकल है ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर। गौर फरमाइए, आर्टिकल अच्छा है। एलिमिनेट करना है ट्यूबरक्लोसिस को, किसी भी तरीके से ख़त्म करना है 2025 तक, भारत सरकार ने ये बात कही है। और इसके लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम भी लॉन्च किए हैं, 1 बाई 1 प्रोग्राम्स इसके अंदर दिए हुए हैं, हम देखेंगे। उससे पहले आप ये बात समझिए कि 2 तरह के यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिलते हैं, एक एम ट्यूबरक्लोसिस और एक एम बोबिस। ये दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। कैटल इज प्रिंसिपल रिजर्वर ऑफ एम बोबिस, तो एम बोबिस किस में होता है, कैटल्स में होता है। हैंस इट इज़ नोन एज बोबाइन ट्यूबरक्लोसिस, तो बोबाइन ट्यूबरक्लोसिस जो कैटल में हो उसको हम कहेंगे एम बोबिस, और जो ह्यूमन में हो उसको कहेंगे हम एम ट्यूबरक्लोसिस। इन इंडिया एम ट्यूबरक्लोसिस और एम बोबिस दोनों ही रिपोर्ट किए जाते हैं। बेसिकली एम ट्यूबरक्लोसिस ह्यूमन्स में, एम बोबिस एनिमल्स में, और दोनों ही यहाँ पर आपके रिपोर्ट किए गए हैं कि दोनों ही इंडिया के अंदर हैं। एम ट्यूबरक्लोसिस ह्यूमंस में होता है एंड एनिमल्स में इस तरह का कुछ जो है ये प्रभाव नहीं करता एम ट्यूबरक्लोसिस। एम बोबिस
प्रिंसिपल पैथोजन है कैटल में, तो ये कैटल में होता है, और यहाँ पर ये ह्यूमंस में अंदर कुछ नहीं करता। तो कैटल में भी कुछ वाइल्ड लाइफ जैसे डॉग, कैट, हॉर्स, कैमलिड, वाइल्ड बोर, डियर, रेड डियर, इन सब के अंदर यहाँ पर हमें एम बोविस देखने को मिल सकता है। ट्यूबरक्लोसिस जैसा वायरस अगर एनिमल के शरीर में हो तो हम उसको एम बोविस कहते हैं, और ह्यूमन के शरीर में हो तो उसको एम ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पर कहते हैं। ठीक, ओके। अगर मैं टीबी की बात करूँ इंडिया के अंदर, तो एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इट वॉज जनरली बिलीव दैट देयर आर हार्डली एनी टीबी ओकरिंग इन इंडिया। तो हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पर टीबी इंडिया में इतनी तेज़ी से फैलेगा, या टीबी के कोई लक्षण यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे थे। टीबी इज़ नाउ कंसिडर्ड एज ए ग्लोबल प्रायोरिटी। अब टीबी को ग्लोबल प्रायोरिटी बताया जा रहा है, यानी कि सबसे पहले हमारा फोकस इसी पर होगा। टीबी की अगर हम रिपोर्ट देखें, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2017, तो हमें पता चलेगा कि द एस्टिमेट इंसिडेंट्स ऑफ टीबी इन इंडिया वाज अप्रोक्सीमेटली 28 lakhs अकॉर्डिंग फॉर द क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स टीबी केस। तो दुनिया में जितने भी केसेस हैं उसके 1/4 हमारे पास हैं इंडिया के अंदर। ये बात क्या बताती है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2017। 10 मिलियन पीपल अफेक्टेड हैं, और बहुत सारे इससे अफेक्टेड हैं। ये बातें, डाटा इतना ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक जी। When a person is infectious, TB, coughs and sneeze, droplet nuclei containing M tuberculosis are expelled into the air। जब आप खांसते या छींकते हैं तो टीबी के वायरस आपके शरीर से बाहर आते हैं और एयर में हो जाते हैं। अगर दूसरे पर्सन ने इनको इनहेल कर लिया तो ही और शी मे बिकम इन्फेक्टेड, तो वो भी इन्फेक्टेड, यानी कि एयर बोर्न वायरस ये यहाँ पर है। ठीक है जी। हाउएवर नॉट एवरीवन इन्फेक्टेड विद टीबी बैक्टीरिया बिकम सिक। तो टीबी बैक्टीरिया से हर कोई जो इन्फेक्टेड हो जाता है वो आपका बीमार नहीं होता। ठीक है, आपके अंदर टीबी है तो आप बीमार हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। टू टू कंडीशंस होती हैं जब आपको टीबी हो जाता है। एक लेटेंट टीबी इन्फेक्शन होता है और एक टीबी डिजीज़ होती है। पर्सन जिन्हें लेटेंट टीबी इन्फेक्शन होता है दे आर नॉट इन्फेक्शियस एंड कैन नॉट स्प्रेड टीबी इन्फेक्शन। तो लेटेंट वाले जो टीबी इन्फेक्टेंट हैं वो यहाँ पर इन्फेक्शन नहीं कर सकते, दूसरों को नहीं फैला सकते। उनका ट्रीटमेंट किया जाता है तो पता चलता है कि 5 से 10% इन्फेक्टेड जो पर्सनस हैं सिर्फ वही टीबी को यहाँ पर फैला सकता है। बेसिकली आपको इतना अंदर जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि लेटेंट, बस इतना ध्यान रखिए कि लेटेंट टीबी इन्फेक्शन जो होता है वो इन्फेक्शियस नहीं है और उससे वायरस नहीं फैलता। जो बेसिकली टीबी डिजीज़ है उससे वायरस यहाँ पर फैलता है। ठीक है, ये देखिए अकॉर्डिंग टू द इंडिया टीबी रिपोर्ट 2019, तो लेटेस्ट डाटा ये है। इन 2018 in India was able to majority of TB burden is among the working age population। 89% of TB cases come from the 15 to 69 year age, यानी कि जो 15 से 70 साल के यहाँ पर लोग हैं उनमें 90% केसेस देखने को मिले हैं टीबी के। अबाउट 2/3 ऑफ द केसेस आर मेल्स, यानी कि 66% केसेस मेल्स के हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन टीबी से जुड़ी हुई है। 17% पॉपुलेशन टीबी से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि टीबी को ख़त्म करना है 2025 तक किसी भी कीमत पर। इसके लिए नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान भी लॉन्च किया गया है फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन। 2017 से 2025 तक ये प्लान चलेगा। इसमें हम पूरा जो खर्चा है टीबी पेशेंट का वो उठाएंगे। ठीक है, तो टीबी को एलिमिनेशन इस तरीके से हमें करना है। WHO के हिसाब से हमें टीबी को ख़त्म करना है 2030 तक। गौर फरमाइए, इंडिया में टीबी को ख़त्म करना है 2025 तक, दुनिया में टीबी को ख़त्म करना है 2030 तक। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। ये सब ग्राफ आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, या ये देखिए इन 2012 इंडिया डिक्लेयर टीबी टू बी ए नोटिफाइबल डिजीज़। ठीक है, 2012 में हमें पता चला कि भाई इस डिज़ीज़ के रिलेटेड कुछ करना पड़ेगा। हमने इसको नोटिफाइबल डिजीज़ के रूप में यहाँ पर डाल दिया। This was done with the aim of improving the collaboration of patent care information. It means that in future all private doctors, caregivers and clinics treating a TB patient had to report every case of TB। नोटिफाई का मतलब ये है कि अब जितने भी केसेस टीबी के इंडिया में होंगे तो आपको बताना है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है। बट टीबी इन एनिमल्स इज़ नॉट नोटिफाइबल इन इंडिया। टीबी के केसेस एनिमल में यानी एम बोवाइस। ठीक है, तो ये सब टर्म अब आपको याद हो जानी चाहिए।
तो एम बोवाइस आपको यहाँ पर अभी भी नोटिफाइबल डिजीज़ नहीं है, एम बोवाइस यहाँ पर नोटिफाइबल डिजीज़ नहीं है। ओके, जबकि इंडिया में स्प्रेड है। ठीक है, ओके। अब ये आपको ये यहाँ पर ये नहीं पढ़ना। ये देखिए, इंडिया इज़ वन ऑफ द 20 कंट्रीज लिस्टेड बाय WHO with the highest estimated number of incident multi drug resistance TB cases। MDR TB क्या होता है? MDR TB ये होता है कि जैसे आपने एंटीबायोटिक्स लेते रहे और टीबी की जो आपकी बीमारी थी उसको ठीक करते रहे, फिर एक बार क्या होगा कि जब आप ओरिजिनल वैक्सीन यहाँ पर लोगे ना टीबी की, जो कि आपकी पर्टिकुलर टीबी को पूरा ठीक कर देगी, वो वैक्सीन आपके ऊपर वर्क नहीं करेगी क्योंकि आप बहुत दिनों से एंटीबायोटिक्स ले रहे थे और जो टीबी के वायरस हैं वो उसके आदी हो जाते हैं, फिर वो किसी भी वैक्सीन के ऊपर काम नहीं करते। तो इसको कहते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस। यहाँ पर तो मल्टी ड्रग है, जैसे मैंने एंटीबायोटिक बताया तो यहाँ पर तो मल्टी ड्रग है ना, तो मल्टी ड्रग और एंटीबायोटिक का मतलब एंटीबायोटिक एक ड्रग हो गई, मल्टी ड्रग आप ऐसी बहुत सारी जो है यहाँ पर ड्रग्स ले रहे हैं। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक पॉइंट यहाँ पर है, थोरली डिस्कस नहीं करेंगे। BCG वैक्सीन ये बनाई गई थी, साइंटिस्ट थे बेसिलस कैलमेटे गुएरिन, इन्होंने डेवलप की थी एम बोवाइस के लिए वैक्सीन। ठीक है, फ्रॉम एम बोवाइस इन 1921 द वैक्सीन प्रोड्यूस हुई थी मद्रास में। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पर इस चीज़ से याद रखनी है और इसमें कुछ नहीं याद रखना आपको। ठीक है, ओके ओके ओके। टीबी हारेगा और देश जीतेगा। ये था आर्टिकल। 2025 तक इंडिया से ख़त्म करना है, 2030 तक दुनिया से ख़त्म करना है। स्ट्रेटजिक प्लान हमारा चल ही रहा है 2017 से 2025। अच्छा जी, एक चीज़ आपकी ये आ जाती है, ये आर्टिकल भी अच्छा है, शॉर्ट है लेकिन फीचर आर्टिकल। ग्रेटर एजुटेंट स्टोर्क के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। द्योपर बील नीड कंजर्वेशन अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द्योपर बील ये है आपका असम के अंदर और यहाँ पर सबसे भारी मात्रा में मिलते हैं ग्रेटर एजुटेंट स्टोर्क बेसिकली द्योपर बील के अंदर। तो यहाँ पर एक दो पॉइंट देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, दिपोर बिल आल्सो स्पेल्ट द्योपर बिल, तो कुछ भी कहिए, द्योपर बिल कहिए, डेपर बिल कहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज़ लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी, बेसिकली ये असम में है और इसका जो एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हाई है और इकोलॉजिकल सर्विसेज बहुत ज़्यादा हाई हैं। दो बातें तो आपको ये पता चली कि द्योपर बिल जो है वो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में वहाँ पर स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं। Deeper Wheel is a perfect habitat for large number of residential butterworts, seasonal harbors such as migratory butterfowl each year। तो यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी माइग्रेटरी बर्ड्स आकर के रुकते हैं। इट इज़ होम टू द लार्जेस्ट नेस्टिंग कॉलोनी ऑफ ग्रेटर एडजुटेंट्स एंड हैंस हैज़ अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्थेनोलॉजिस्ट टूरिस्ट, और यहाँ पर बहुत सारे जो ऑर्थेनोलॉजिस्ट हैं वो सब आते हैं। अब आपको यहाँ से जो पॉइंट देखना था वो ये देखना था कि इट इज़ द लार्जेस्ट नेस्टिंग कॉलोनी ऑफ ग्रेटर एडजुटेंट, सिर्फ इतना पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना था। तो इंडिया में नेस्टिंग साइट कहाँ पर है ग्रेटर एडजुटेंट की? द्योपर बील। ठीक है जी, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी थी। उसके बाद ये देखिए, द्योपर बील इज़ एमंग द इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया। आपको पता है कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल जो कि एक NGO है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है इम्पोर्टेंट वर्ल्ड एरिया को, ये इसका प्रोग्राम है IBA। तो द्योपर बील को यहाँ पर लिस्टेड किया गया है इंडिया के अंदर बाय द वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ड्यू टू द रिचनेस ऑफ एवियन फोना, क्योंकि यहाँ पर पशु नहीं पक्षी बहुत ज़्यादा आते हैं। वर्ल्ड लाइफ, गौर फरमाइए, तो द्योपर बील के अंदर ये आपका इम्पोर्टेंट वर्ल्ड लाइफ एरिया है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 3 लाइनों के कथन, एक लाइन आपकी ये हो सकती है। ठीक है, द ग्रेटर एडजुटेंट इज़ अ मेंबर ऑफ द स्टोर्क फैमिली। ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द परमानेंट रेसिडेंट मेंबर ऑफ द द्योपर बील। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी इनकी रिच डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, पर इंडिया के अंदर सिर्फ असम के अंदर इनकी रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक, ये देखिए, ग्रेटर एडजुटेंट इज़ अ लार्ज साइज्ड बर्ड। द एवरेज लेंथ और हाइट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। द ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर्क ऑफ द्योपर बील आर फेसिंग थ्रेट
as they are forced to feed upon heaps of municipal waste that get collected beside the wetland of a daily basis. तो बेसिक थ्रेट क्या है? अब आप एक चीज़ देखिए, ये फ़ोटो देखिए, इस फ़ोटो से आपको समझ में आ जाएगा। लार्ज साइज़ वर्ड है, म्यूनिसिपल वेस्ट के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं। तो अब जैसे वल्चर्स ख़त्म हो गए, ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे किसी दिन, ठीक है। तो सेम प्रॉब्लम इनके साथ देखने को मिल रही है। म्यूनिसिपल वेस्ट में आपको पता ही है क्या क्या होता है। अब यहाँ पर खाने की चीज़ें तो कम ही होती है ना, अब ये लोग क्या खा रहे हैं वो देखिए। तो ये इनका थ्रेट है। अच्छा, स्पीसीज़ को अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं हरगिला। तो लोकल लैंग्वेज में ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर को हम कहते हैं हरगिला, ठीक है। तो हरगिला वर्ड अभी भी न्यूज़ में था, किससे रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, ग्रेटर एडजुटेंट इज़ नाउ लिस्टेड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज़ बाय द IUCN। तो 2 पॉइंट तो ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर के बारे में आपको मिल ही गए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट एंडेंजर्ड स्पीसीज़ इसको नोटिफाई किया गया है, एंडेंजर्ड स्पीसीज़ इसको नोटिफाई किया गया है। इसी के लिए कुछ महिलाओं ने वहाँ पर मिलकर के हरगीला फैमिली आर्मी भी बनाई थी, यानी कि बेसिकली एक आर्मी जो कि देखिए, अच्छा यहाँ पर ही देखिए आप, द वुमेन ऑफ नियर बाई विलेजेज हैव फॉर्म द हरगीला आर्मी विद द कमिटमेंट एंड डिटर्मिनेशन टू फाइट ऑल द ऑड्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दिस एंडेंजर्ड वर्ड। तो इस वर्ड को बचाने के लिए यहाँ पर हरगीला आर्मी कुछ वुमेन्स ने मिलकर के बनाई थी कि इस बर्ड को किसी भी तरीके से बचाना है, ठीक है। इतना आपको ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर के बारे में याद रखना है। क्या पॉइंट बताए? एंडेंजर्ड है, लोकल में इसको हरगीला कहते हैं। साथ ही एक पॉइंट जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था वो ये था कि जो दीपर व्हील है वो इसकी लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है और इसको IBA डिक्लेयर किया गया है। 5 पॉइंट लिखिए अपनी कॉपी में और आगे बढ़िए। ये आर्टिकल हमको नहीं पढ़ना, वेस्ट सेग्रीगेशन के ऊपर है। लाल डिब्बा और हरा डिब्बा अलग अलग होने चाहिए आपके घर में, ओके। ये कोविड-19 के ऊपर कुछ क्वेश्चन एंड आंसर हैं कि कोरोना वायरस के टेस्ट कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा वैसे तो, पर आपको इसकी PDF डाउनलोड करके ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। अच्छा, ये देखिए, कन्वेलेसेंट प्लाज्मा क्या होता है? एक होता है नॉर्मल प्लाज्मा, एक होता है कन्वेलेसेंट प्लाज्मा। तो नॉर्मल प्लाज्मा क्या होता है? इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच कंटेन्स एंटीबॉडीज़ टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। तो हम ऐसे ब्लड को ढूंढते हैं जिसमें इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, ठीक है। अभी तक उसको इन्फेक्शन हुआ नहीं है लेकिन उसके शरीर में इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ हैं। ये होता है नॉर्मल प्लाज्मा। कन्वेलेसेंट प्लाज्मा क्या होता है? हमने एक पर्सन को कोरोना वायरस से ठीक कर दिया, उसके बाद उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ बन गई, हमने उन एंटीबॉडीज़ को निकाल लिया। तो पहले वो पर्सन इन्फेक्टेड हुआ, उसके बाद हमने उस पर वर्क किया, तो इसको कहते हैं कन्वेलेसेंट प्लाज्मा थ्योरी। और नॉर्मल प्लाज्मा थ्योरी ये हो गई कि पर्सन इन्फेक्टेड नहीं था, फिर हमने उसके अंदर से एंटीबॉडीज़ निकाल ली, ओके। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर ये देखिए, एक हरित पाथ ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हरित पाथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप डिज़ाइन किया गया है मॉनिटर एंड ऑब्जर्व लोकेशन ग्रोथ स्पीसीज डिटेल्स along with the maintenance activities, target and achievement of each of the field unit of NHAI for all plants under the plantation project। तो बेसिकली हमें अपनी जो रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, उन पर नज़र रखनी है कि वाइल्ड लाइफ उसके चारों तरफ कितनी है, ठीक है, स्पीसीज़ कितनी है, उन सब चीज़ों के मेंटेनेंस के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए हरित पाथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना, बेसिकली छोटे पेपर्स में आ सकता है। IIT खड़गपुर रिसर्चर्स डेवलप्स पेनलेस ट्रांसडर्मल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी एंड वैक्सीनेशन सिस्टम। तो जैसे ड्रग दी जाती है तो कभी कभी बहुत पेन होता है, तो यहाँ पर ये पेनलेस यहाँ पर ड्रग ट्रीटमेंट सिस्टम दिया गया है। फिर ये एक आर्टिफिशियल स्किन बनाई गई है। फिर ये आपका इंग्लिश ऐप बनाया गया है। कोई UPSC नहीं पूछेगा कि कौन सा इंग्लिश प्रो ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पर कुछ क्विज़ दी हुई है, कुछ क्वेश्चंस जो कि बेसिकली एक्सरे पर हैं। एक्सरे के बारे में हमने 2-3 पॉइंट ऊपर पढ़े थे, बट एक्सरे के ऊपर अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, इनसे आगे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो PDF डाउनलोड कीजिए और इन क्वेश्चंस को यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 24 क्वेश्चंस हैं, आंसर्स इनके ये रहे, ठीक है। आप कोशिश कीजिए और करिए। ये कुछ पजल्स यहाँ पर दी हुई हैं, कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, आप चाहें तो इनको कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। ये एडवर्टाइजमेंट्स हो गए,
ये भी ओके ओके ओके, ये 64 पेज की ये साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन थी। हमने यहाँ पूरी मैगज़ीन थोरली डिस्कस की। एक पॉइंट आउट ऑफ द सिलेबस हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। कुछ पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए एज अ ह्यूमन, नॉट एज अ यूपीएससी स्टूडेंट, ठीक है। तो उन पॉइंट्स को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो आइए फिर ऊपर चलते हैं। ये है पूरी मैगज़ीन, साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन नवंबर 2020 का संस्करण हमने पूरा डिस्कस कर लिया। बस आपको करना क्या है, आपको इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। कोई ग्रुप हो आपके पास, आप उसमें शेयर कीजिए, बताइए कि साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन का एनालिसिस इस तरीके से टू द पॉइंट यूपीएससी पर्पज़ से कराया जाता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।